तो हम शुरू कर रहे हैं लूसेंट से मध्यकालीन भारत। ठीक है, जिसमें आप जानते हैं भारत पर अरबों का आक्रमण यहाँ से शुरुआत होती है। कहाँ से शुरुआत होती है? भारत पे अरबों के आक्रमण से। ठीक है, तो होता क्या है कि मोहम्मद बिन कासिम नाम का व्यक्ति रहता है। क्या नाम रहता है? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। ठीक है, और इन्होंने कहाँ किया था? तो सिंध पर किया था। सिंध जानते हैं, पाकिस्तान से लगा हुआ जो अपना एरिया है उसको सिंध बलूचिस्तान ये सब बोलते हैं। तो सिंध पे 712 में अटैक किया और विजय हासिल किया। और जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे आक्रमण किया उस समय वहाँ का शासक दाहिर था। कौन था सिंध का शासक? दाहिर था। लेकिन अरबवासी जो अटैक किए उनका उद्देश्य था भारत से धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। इससे ज़्यादा उनका कोई टारगेट नहीं था। समझ गए? तो आपने देखा पहला जो मध्यकालीन भारत का शुरुआत है लूसेंट बुक में वह है कि मोहम्मद बिन कासिम के अटैक से जो अरब का मुसलमान है आक्रांता है और भारत में अटैक करता है सिंध प्रदेश पे 712 में, और उसको उद्देश्य है धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना, और वो अपने सफल मकसद में सफल भी होता है। और दाहिर का शासक रहता है, सिंध का शासक कौन रहता है? दाहिर। उसको पराजित करता है, धन दौलत लेता है और चला जाता है। यहाँ से दूसरा बात हम करते हैं महमूद गजनी का। तो महमूद गजनी जिसको नाम आते ही हम लोगों को इसके 17 बार के आक्रमण के का याद आता है, और जिसने 16वीं बार उसने अटैक किया था सोमनाथ के मंदिर पे। और मैं हाल फिलहाल में ही सोमनाथ भगवान का दर्शन करके आया हूँ। ठीक है, तो आइए जानते हैं महमूद गजनी की कहानी। तो 932 ईस्वी में 932 ईस्वी में अल्पतगीन अल्पतगीन नाम का एक तुर्क सरदार रहता है, यानी तुर्की का मुसलमान रहता है, तुर्क सरदार रहता है जो गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है। रहता है तुर्की का तुर्क सरदार, लेकिन गजनी पड़ता है कहाँ पे? अफ़गानिस्तान में। कहाँ पड़ता है गजनी? अफ़गानिस्तान में। तो वहाँ पर वो गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है और राजधानी अपने गजनी को ही राजधानी बनाता है। ठीक है, गजनी को ही राजधानी बनाता है। अब होता क्या है, जो अल्पतगीन जो है उसकी मृत्यु होती है तो कुछ समय तक गजनी में पिरितिगीन का शासन रहता है। किसका शासन रहता है? पिरितिगीन का। और अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम भारत पर जो आक्रमण किया गया था तो पिरितिगीन के समय में ही किया गया था। अरबों का आक्रमण कहे, अरब का तो मोहम्मद बिन कासिम 712, सिंध वहाँ का शासक दाहिर, धन दौलत लूटना आपको याद है। लेकिन जब बात करें अफ़गानिस्तान से अटैक की, गजनी साम्राज्य के अटैक की, तो अटैक करने वाला है पिरितिगीन के समय पहला अटैक भारत पे हुआ था। पिरितिगीन का शासन है 972 से 977। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासन था। जिस समय यह अटैक हुआ था 972 से 77 के बीच में, उस समय पंजाब पे इसने अटैक किया था। और पंजाब पे शासन जो कर रहा था वो शाही वंश का शासक था जिसका नाम जयपाल था। क्या था? शाही वंश का शासक था जिसका नाम क्या था? जयपाल। फिर हमने देखा था कि महमूद गजनी के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो हमने देखा कि वो जो गजनी वंश है उसका स्थापना किसने किया था? अल्पतगीन ने 932 में। तो अल्पतगीन का गुलाम और दामाद, अब उस समय क्या होता था, सल्तनत काल अभी आ ही रहा है, देखिएगा कि सब अपने गुलाम को, क्या होता है कि हम लोग जैसे गुलाम सोचते वैसे गुलाम नहीं होते थे। गुलाम की खरीद बिक्री होती थी। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे होते थे, विद्वान होते थे, उनको खरीद लिया जाता था और उनकी योग्यता से प्रभावित होकर अपने बेटिए से ब्याह करा दिया जाता था। समझ गए? तो अल्पतगीन का गुलाम, अल्पतगीन कौन है? जिसने गजनी साम्राज्य का स्थापना किया है 932 में। तो उस अल्पतगीन का गुलाम और दामाद का नाम सुबुक्तगीन है। कौन है? सुबुक्तगीन। 977 में गजनी के गड्डी पे बैठता है। कब बैठता है? 977 में, क्योंकि पता है कि पिरितिगीन का शासन 972 से 977 है। उसके समय भारत में पहला अटैक है। और अल्पतगीन का दामाद और गुलाम सुबुक्तगीन बैठता है गजनी पे। कब? 977 में। और महमूद गजनी सुबुक्तगीन का ही पुत्र है जिसका जन्म 1 नवंबर 971 को हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की ही अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पे बैठ गया। कब बैठ गया?
998 ईस्वी में 27 वर्ष की अवस्था में। और बगदाद का खलीफा जो होता था वो मान्यता देता था कि क्या तुम सुल्तान के लायक हो या नहीं। तो बगदाद के खलीफा जिसका नाम था अल आदिर बिल्लाह, क्या नाम था बगदाद के खलीफा का? अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता देते हुए उसे यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्लाह का उपाधि दिया। तो आप समझ सकते हैं कि इसके पद को मान्यता कौन देता था, वेरीफाई कौन करता था? तो बगदाद का खलीफा करता था जिसका नाम था अल आदिर बिल्लाह। तो उसने महमूद गजनी के पद को मान्यता दिया, ठीक है, और उसको क्या उपाधि दिया? यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्लाह का उपाधि दिया। महमूद गजनी ने भारत पर कितने बार अटैक किए? परीक्षा का लोकप्रिय प्रश्न है। 17 बार अटैक किया। उसके आक्रमण का उद्देश्य था धन दौलत लूटना, ठीक है, और वह एक मूर्ति भंजक आक्रांता था। मूर्ति भंजक मतलब हिंदू मूर्तियों से उसे बहुत ही नफरत था। वो क्या करता था? हिंदू के मूर्तियों को, भगवान के मूर्तियों को क्या करता था? तोड़ ताड़ करता था। महमूद गजनी ने भारत पर जब पहला आक्रमण किया 1000 ईस्वी में किया, तो पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह देश लौट गया। पेशावर जो भी पड़ता है पाकिस्तान में, वो तो हम लोग के पास ही था ना। जब पाकिस्तान विभाजन हुआ तो 47 में चला गया। तो पहले ये पेशावर आया, अब अफगानिस्तान से सटा हुआ है तो पहले पेशावर में ही आएगा, अटैक करके चला गया। फिर 1001 में आपको पता है कि एक आपने पढ़ा था पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल। तो 1001 में जब ये पंजाब में अटैक करता है तो शाही वंश के शासक जयपाल से उसकी भिड़ंत होती है। किसकी भिड़ंत होती है? महमूद गजनी का। और उसी के समय में अटैक पीरितिगिन भी किया था। पंजाब में शाही वंश का शासक था, पता है आपको? प्रथम तुर्क आक्रमण के समय भी कौन था पंजाब में? शाही वंश का शासक जयपाल था। अब ये 1001 में जब यहाँ अटैक करता है तो जयपाल हार जाता है। फिर ये 1008 में नगरकोट के विरुद्ध हमले में मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत है। यानी नगरकोट में जब अटैक करता है तो मूर्तियों को तोड़ने में यह सफलता हासिल करता है, ये कहानी है। महमूद गजनी थानेसर जो हरियाणा में पड़ता है, थानेसर में रहता है चक्र स्वामीन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा। चक्र स्वामीन की प्रतिमा थानेसर से उठा करके गजनी भेज करके रंगभूमि में उसको रखवा देता है। तो थानेसर से चक्र स्वामिनी की प्रतिमा लेके कहाँ ले जाता है? गजनी लेके चला जाता है। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ। इस मंदिर के लूट में उसे लगभग 20 लाख दिनार का संपत्ति हाथ लगा था। कितना लगा था? 20 लाख दिनार का संपत्ति। और दिनार जानते हैं, सोना चांदी के सिक्के को दिनार कहा जाता था उस समय, ठीक है। सोना के सिक्के को क्या कहा जाता था? दिनार। तो सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अहिलवार के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया था। सोमनाथ पर रक्षा करने के लिए कौन आया था? अहिलवार का शासक, उस पर भी इसने अटैक किया। मंदिर लूट के जब जा रहा था तो जाट जो है, जाट राजस्थान की एक जाति है, जाट आक्रांता जाति है, जमींदार जाति है राजस्थान साइड की। तो जाट ने आकर अटैक किया और इससे कुछ संपत्ति लूट लिया। ये बड़ा दिमाग वाला था। सोचा कि मेरे पास अगर 20 करोड़ रुपया है तो 10 लाख बांट देते हैं। 10 लाख लेके इधर उधर छिट दिया। जाट सब वही जमा करने में रह गया, इस और पैसा लेके चला गया। बाद में आया जाट को भी पीटा। 17वां अटैक था जाट के विरुद्ध, ठीक है। सोमनाथ भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, ठीक है। यह गुजरात में अरब सागर के तट पे है। 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका पुनर्निर्माण शुरू करवाया गया। जब मैं सोमनाथ अभी गया था तो वहाँ 2 मंदिर है। एक पुराना मंदिर है जिस पे इसने अटैक किया था, और एक मंदिर जैसे राम जन्मभूमि भी बना है कितना ज़बरदस्त तरीके से, तो उतना ही सुंदर मंदिर एकदम बिल्कुल बना हुआ है दूसरा सोमनाथ भगवान का मंदिर, ठीक है। और 11 मई 1951 के दिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा मंदिर में क्या किया गया था? प्राण प्रतिष्ठा कराया गया था। यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा कौन किए हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति किए हैं, ठीक है। और राम मंदिर में तो हमारे मोदी जी की है प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि वही राम को लाए हैं। राम भगवान को लाने वाले कौन हैं? मोदी जी हैं। आइए, महमूद गजनी का अंतिम अटैक है कब? 1027 में जाटों के विरुद्ध। और महमूद गजनी जाट के विरुद्ध 1027 में अटैक करता है और 1030 में मर जाता है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। एक अच्छा सवाल है, पूछता है बार बार, सुल्तान का उपाधि धारण करने वाला पहला कौन था? तो क्या कहिएगा? महमूद गजनी था, ठीक है।
महमूद के सेना में सेवंत राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। लूसेंट के माध्यम से आपको कहा जा रहा है कि उसको कट्टर मुस्लिम ना ही समझिए, क्योंकि उसकी सेना में हिंदू भी था, जिसका नाम क्या था? सेवंत राय एवं तिलक। क्या नाम था? सेवंत राय एवं तिलक था। आपको कहीं ना कहीं से कहा जा रहा है जो उसके सेना में हिंदू भी था। क्या ये बात को आप समझ गए? और महमूद की सेना में सेवंत राय और तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फर्रुखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। अब ये सवाल आपको बार बार एग्जाम में आता है, उसके दरबार में कौन रहता था, उसका दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उसका आंसर होता है उतबी। को उसके दरबार में कौन रहता था? उतबी रहता था, उतबी। और ये चार नाम जो दिया है, इस चारों नाम से कभी आपको पूछ देगा कि दरबार में कौन कौन रहता था, तीन नाम दे देगा, एक छांट देगा, उसका भी इलाज आपके पास है। आप याद रख लीजिए, फूफा जी को जानते हैं ना, फूफा। FUFA, फूफा। एफ से हो गया क्या? फिरदौसी। यू से हो गया उतबी। फिर यू से, फिर एफ से क्या हो गया? फर्रुखी। ए से हो गया अलबरूनी। क्या बन जाएगा बताइए? फूफा। ट्रिक लिख लीजिए लूसेंट में, चारों का नाम का ट्रिक हो गया। कोई दिक्कत? बताइए। अब मैं बात करता हूँ महमूद गजनी के बारे में। महमूद गजनी कंप्लीट हो गया। महमूद गजनी के बारे में तो आपने पढ़ ही लिया ना। महमूद गजनी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग पे क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मोहम्मद गोरी के बारे में, ठीक है। तो चलिए गोरी के बारे में जानते हैं। गौड़ महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। देखिए, महमूद गजनी जो शासन कर रहा था अफगानिस्तान में, वहीं पे एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था गौड़। तो 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी वहाँ का शासक बना। कब बना? 1173 में। इसने भारत पर पहला अटैक किया 1175 में। कहाँ किया? तब मुल्तान पे अटैक किया। कहाँ पे अटैक किया जी? मुल्तान पे, ठीक है। मुल्तान के सुल्तान कहा जाता है वीरेंद्र सहवाग को, क्योंकि वहाँ जाकर उन्होंने पाकिस्तान को बड़ी मार मारा था, 13 शतक मारे थे। वो टेस्ट मैच में देख रहा था। मोहम्मद गोरी का दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन में हुआ, गुजरात में। और यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह पराजित किया। तो जहाँ तक आप पढ़ रहे हैं गजनबी के बारे में पढ़े, तो गजनबी हारा नहीं था, 17 बार अटैक किया था, हर बार जीत जाता था। लेकिन अगर बात हम करें किसके बारे में? गोरी के बारे में, तो गोरी कब शासक बना? गौड़ कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में ही पड़ता है। कब शासक बना? 73 में। अटैक कब किया? पहला 75 में। कहाँ अटैक किया? मुल्तान में। दूसरा अटैक कब किया? 1178 में। मार खाया बुरी तरह से पाटन गुजरात में। किसके हाथों? भीम द्वितीय के हाथों, ठीक है। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापति को सौंपते हुए गजनी लौट जाता है और मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 को हो जाता है। मोहम्मद गौरी ने भारत में 3 प्रसिद्ध युद्ध लड़े जो आपको एग्जाम में बार बार आते हैं। तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ, ठीक है। चौहान वंश के महान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जब दे देगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो गलती हो सकता है, तो पृथ्वीराज क्या है? तृतीय, ठीक है। तो गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध होता है, जिसमें पहला 1191 में कौन जीतते हैं? तराइन का युद्ध, चौहान जीत जाते हैं। दूसरा युद्ध होता है 1192 में, महमूद गौरी जीत जाता है, ठीक है। और तीसरा युद्ध होता है चंदावर का युद्ध 1194 में, जिसमें वही जो मोहम्मद गौरी रहता है वो पृथ्वीराज चौहान के जो ससुर जी रहते हैं जयचंद, उसको पराजित करता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कहानी है। तो तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? 1191 में। किसके किसके बीच? गौरी और पृथ्वीराज चौहान। कौन जीतता है? पृथ्वीराज चौहान। दूसरा में कौन जीतता है? मोहम्मद गौरी। कब होता है? 1192 में। तीसरा कब होता है? 1194 में। गौरी और जयचंद्र के बीच कौन जीतता है? गौरी। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति अस्कंद था। कौन था पृथ्वीराज चौहान का सेनापति? अस्कंद। तो ये आपका कहानी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं सल्तनत काल के। सल्तनत काल में 5 वंशों ने भारत पे शासन करने का काम किया। कितना वंश ने शासन किया सल्तनत काल में जी? 5 वंश ने। 5 वंश ने आप याद कर सकते हैं, गुलाब खिले तो सांस लो। क्या याद करना है? गुलाब खिले तो सांस लो, यानी पहला गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश,
गुलाब खिले तो, उसके बाद तुगलक वंश, सांस लो तब सैयद वंश और लास्ट में लोदी वंश। ये 5 वंश आप पढ़ेंगे। तो गुलाम वंश का स्थापना 1206 में मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। गुलामों को फारसी भाषा में बंदगा कहते हैं तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था गुलामों को। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। कहाँ बनाई थी राजधानी? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था, उच्च स्तर का पढ़ा लिखा आदमी था। ठीक है। ऋषि बेईमानी और उच्च स्तर के मतलब ईमानदार होने के और उच्च स्तर पढ़े लिखे होने के चक्कर में ये दिल्ली नहीं जा सका। बहुत ही संयमशील व्यक्ति था। तो कहाँ रह गया राजधानी बना के? लाहौर रह गया। ठीक है। इसने कई सारे काम किए। कुतुब मीनार, मैं गया था दिल्ली में, कुतुब मीनार देखा। कुतुब मीनार का नींव इसने डाला था। कुतुब मीनार का नींव डाला था। ठीक है। लेकिन पूछे जो कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किसने किया, तो अगला शासक आएगा इल्तुतमिश, जिसने कुतुब मीनार को क्या किया था? कंप्लीट करा दिया था। फिर फिरोज शाह तुगलक का भी संदर्भ आता है, जो चौथी मंजिल जब आंधी के वजह से नष्ट हो गई थी तो चौथी मंजिल को मरम्मत करवा के और एक 5वां मंजिल बनवाने का काम कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो कितने लोग जुड़े हुए हैं कुतुब मीनार से? 3 लोग। समझ गए आप? कुतुब मीनार का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला। दिल्ली का कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली में कौन मस्जिद? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अजमेर में कौन सा झोपड़ा? 2.5 दिन का झोपड़ा। और दिल्ली में कौन सा मस्जिद? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को पता है लाखों का दान देने वाला था, खूब दानी था, इस कारण इसको लाख वक्स कहा जाता है। पूरा कुरान इसको जुबान पे याद था। पूरा का पूरा कुरान क्या था इसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को कंठस्थ याद था, जिस कारण इसको कुरान खां भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुरान खां कहा जाता है, कुरान याद होने के कारण। ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया जो कुतुबुद्दीन के समय में कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बनी थी। इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बना दिया। फिरोज तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई, जिसके कारण फिरोज ने इसके 2 छोटे मंजिलें और बनवा दिया। तो ये कितना मंजिल का हो गया? 5 मंजिल का। और इसकी ऊंचाई 9 फीट बढ़कर 234 फीट हो गया। तो कुतुब मीनार की कितनी ऊंचाई है? 234 फीट। पूरा कहानी समझ गए। अब जो है आप जानिए जी, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था, पगला सेनापति, पूरा सन की, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। और इसी पे पटना के वो स्टेशन का नाम है बख्तियारपुर, है ना पटना में। नीतीश कुमार टोपी पहनने के चक्कर में नाम नहीं बदलते हैं, तुरंत नाम बदल करके बख्तियारपुर का नाम रख देना चाहिए रामपुर। क्या? तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कोई और नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक था, जिसका नाम क्या था? बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय, जो पूरे विश्व में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था, उसको जलाने का काम किया। कहते हैं कि 6 महीना साल भर तक जलते रह गया, इतना पुस्तक उसमें था। ऐबक की मृत्यु पता है कैसे हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1210 में चौगान खेलते समय घोड़ा से गिर करके मर गया। लाहौर में रहा, दिल्ली कभी गया नहीं, तो लाहौर में ही इसको दफना दिया गया। कोई कन्फ्यूजन? अब हम बात करते हैं चंगेज खां के बारे में। चंगेज खां तो मंगोल पड़ता है, चीन जो पड़ता है, चीन के ही उत्तर में ऊपर मंगोल पड़ता है। ठीक है। मंगोल में रेगिस्तान भी है, गोबी रेगिस्तान पड़ता है। तो मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। मंगोल जो जाति थे वह एक घूमने फिरने वाला अर्ध सभ्य जाति था। उसका मुख्य पेशा घोड़ा और अन्य पशुओं का पालन करना था। गंदे रहते थे, सभी प्रकार का मांस खाते थे। स्त्री के विषय में कोई उनका कैरेक्टर बढ़िया था नहीं, फिर भी माँ का सम्मान करते थे। ठीक है। और कई कबीलों में बटे थे। 1163 में तेमुचिन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ, जिसे महान और श्रापित दोनों कहा जाता है। और इसके पिता का नाम येसुगाई बहादुर था। चंगेज खां का क्यों चर्चा किए हैं, थोड़ा देर में आपको पता चल ही जाएगा। तो ऐबक जब मर गया, कुतुबुद्दीन ऐबक, ज़्यादा फास्ट नहीं ना जी, समझ में आ रहा है सबको? ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। नाम ही है आराम शाह। बेचारा कितना दिन आराम करेगा? 8 महीना, लेकिन आराम किया। कितना दिन? 8 महीना। लेकिन आराम शाह रहता
तो लगभग गुलाम वंश खत्म हो जाता है, इसलिए उसको मजबूरी में मार करके इल्तुतमिश जो है 1211 में दिल्ली के गद्दी पे बैठ गया। कौन बैठ गया? इल्तुतमिश। ठीक है, तो इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठ गया तो इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था। कहाँ का रहने वाला था? तुर्किस्तान का, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद दोनों था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और दामाद था। तो ये बेचारा समझिए, खुद जो इसका मालिक है वो किसका गुलाम है? गोरी का गुलाम है। खुद इसका मालिक किसका गुलाम है जी? गोरी का गुलाम है। ठीक है, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है। तो आपको पूछता है परीक्षा सवाल में जी, गुलामों का गुलाम किसको कहते हैं? तो क्या कहिएगा? इल्तुतमिश को। समझ गए? तो इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम है। एक सवाल परीक्षा में डायरेक्ट आता है। ठीक है, तो इल्तुतमिश पता है आपको, दिल्ली के गद्दी पर बैठा। तो अगर आपको पूछे कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसको कहिएगा, तो क्या कहिएगा? इल्तुतमिश को, क्योंकि जो दिल्ली के गद्दी पर बैठता है उसी को ओरिजिनल शासक माना जाता है इतिहास में। ठीक है, तो दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया और इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था। ठीक है, ऐबक का गुलाम एवं दामाद था और ऐबक की मृत्यु के बाद वह बदायूं का गवर्नर था। ऐबक की मृत्यु के समय कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी कहाँ ले गया जी? दिल्ली ले गया। और इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण दिल्ली एक कुहना के निकट करवाया था। हौज ए सुल्तानी का निर्माण। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद का क्या लिया था? सर्टिफिकेट प्राप्त किया था। बगदाद के खलीफा से। ठीक है, क्या किया था? सर्टिफिकेट प्राप्त किया था। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? तो कि आपको पता है बगदाद का खलीफा ही देता था मान्यता पद का। जैसा कि महमूद गजनी में भी बगदाद के खलीफा से लिया था कि नहीं, यमीनुद्दौला और यमीनुल मिल्लाह का उपाधि, याद आया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक तो बेचारा सब दिन लाहौर रह गया, दिल्ली तो गया नहीं। दिल्ली में जा कर के ये बैठा तो बगदाद के खलीफा से क्या लिया? वैधानिक मान्यता लिया। लेकिन इस इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हो गई। आइए जानते हैं इल्तुतमिश ने कौन कौन से काम किए। बताइए, कुतुब मीनार को शुरू कौन करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुब मीनार को पूरा कौन किया? इल्तुतमिश। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का यानी चांदी का जो सिक्का जारी किया और उसका नाम दिया गया टंका। क्या नाम दिया गया? टंका। और तांबा का जीतल जारी किया। इसने इक्ता प्रणाली शुरू किया। इक्ता प्रणाली जमीन का प्रणाली था, नाप जोप का। इक्ता प्रणाली जमीन के नाप जोप का प्रणाली क्या था? इक्ता प्रणाली। 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया। इसने कहा जो रणनीति अगर कोई हमारे खिलाफ बनाएगा तो कौन बनाएगा? गुलाम लोग बनाएगा। तो गुलाम को मैं एक संगठन बनाता हूँ, उनको पूरा मदिरा दारू दुनिया का हर सुविधा देता हूँ, पी खा के वो डांस करेंगे, हमारा मित्र रहेंगे, हमारे खिलाफ बगावत ही नहीं होगा। तो इसने क्या किया? 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया जिसको तुर्कान चिहलगामी कहते हैं। बार बार परीक्षा में आता है कि 40 गुलामों सरदारों का संगठन तुर्कान चिहलगामी कौन बनाया? आप बना दीजिएगा ना, क्या होगा? इल्तुतमिश। दिल्ली के अमीरों का दमन करना शुरू किया। ठीक है, ये इसका काम रहा। मर गया बेचारा, पता है आपको। अब जब मर गया तो अब इससे क्या मतलब, आगे चलते हैं। अब एक व्यक्ति चंगेज खां है। चंगेज खां से बचने के लिए, चंगेज खां का चर्चा किए थे ना जी, मंगोल वाला, गोबी रेगिस्तान का निवासी। तो क्या हुआ कि ख्वारिज्म एक जगह है। कौन सा जगह है? ख्वारिज्म। तो ख्वारिज्म के शासक रहते हैं जलालुद्दीन। तो ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दिया। ठीक है, ख्वारिज्म के शासक का पीछा करते हुए चंगेज खां इल्तुतमिश के समय में आ रहा था। ठीक है, और चंगेज खां ने कहा इल्तुतमिश को, अगर तुम जलालुद्दीन को अपने यहाँ रखोगे तो मैं तुम्हारा भी नक्शा बिगाड़ूंगा पिटाई करके। इल्तुतमिश बड़ा बुद्धि वाला व्यक्ति था। इसने जलालुद्दीन को अपने पास शरण नहीं दिया और चंगेज खां का भारत पर होने वाला अटैक रुक गया। पता है आपको, 10 से 20 बार परीक्षा में घटना चक्र पढ़िए, उसमें जाके लिखा हुआ है कि पूछता है जो इल्तुतमिश के समय में किसका अटैक भारत पर होने वाला था, तो क्या लगाइएगा आंसर? चंगेज खां का। लेकिन वो अटैक रुक गया। अगर चंगेज खां का अटैक होता तो इतिहास कहीं और होता। ठीक है, तो ये रहा सवाल, याद रखना है। चंगेज खां का अटैक किसके समय होने वाला था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र
रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ मध्यकालीन भारत में यही देखिएगा कि बाप बहुत होशियार तो बेटा बुर्बक रहेगा। ये पूरे इतिहास का घटना है। जैसे आपने देख लिया कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका भी बेटा क्या था, आराम शाह, 8 महीना आराम किया। इल्तुतमिश इतना क्रांतिकारी, कुतुब मीनार को पूरा करवाया, शुद्ध अरबी सिक्का जारी किया, चांदी का टंका, तांबा का जीतल, इक्ता प्रणाली शुरू किया, 40 गुलामों का तुर्काने चिहलगामी बनाया, दिल्ली के अमीरों का दमन किया हैं, चंगेज खां के अटैक को रोक लिया और बेचारा मर गया। अब जो है तो इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, अयोग्य शासक था। इसके कारण उसकी माँ शाह तुर्कान छा गई और ऐसे ऐसे रहा कहानी। शाह तुर्खान जब छा गई, अब महिला जब शासन करने लगेगी तो मुसलमान भाई सबको पचेगा। गुस्सा आ गया, कहा जो नहीं, तुर्की अमीर सब ने रुकनुद्दीन को गद्दी से हटा दिया, रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से हटा दिया और रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम शासिका बन गई जिसने भारत पर बागडोर संभाला। और इतिहास गवाह है कि अब तक रजिया सुल्तान के बाद दूसरी कोई महिला नहीं बनी है जो भारत के बागडोर को संभालेगी, मुस्लिम महिला। समझ गए? तो रजिया कौन थी? इल्तुतमिश की कौन थी? बेटी थी। रजिया ने क्या किया, रजिया को जब बना दिया सुल्तान, तो कहावत है कि औरत को थोड़ा सा धन हो जाए तो रूप दिखाने लगती है, रंगत दिखाने लगती है। सब पे लागू नहीं होता है लेकिन होता है ऐसा समाज में। क्या तो रजिया जब बन गई तो रजिया ने क्या किया, पर्दा प्रथा को त्याग दिया। कहा कि मैं पर्दा में चलूँगी, मैं तो शासिका बन गई हूँ। पर्दा त्याग करके पुरुष की तरह काबा और कुलाह टोपी पहन के, चोंगा और कुलाह पहन के आने लगी दरबार में, खुले मुंह बैठने लगी। ठीक है। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को घोड़ा का सरदार नियुक्त किया, जिसको अमीर आखुड़ कहते हैं। ठीक है। गैर तुर्कों को सामंत, देखिए तुर्क लोग यहाँ पर थे ना छाए, ये तुर्के को वैल्यू ख़त्म की। गैर तुर्कों को कहीं सामंत बनाएंगे तो तुर्की अमीर इसके खिलाफ गुस्सा हो गए, रजिया को बंदी बना करके जेल में डाल दिया और गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया फिर प्रयास की लेकिन असफल रही और रजिया का हत्या 1240 में डाकुओं के द्वारा कर दिया गया। कहाँ पे? कैथल में। ठीक है। बहराम शाह को बंदी बना करके उसकी हत्या 1242 में कर दी गई। ठीक है। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। इस सब का चर्चा नहीं करना है। रजिया हो गया, फिर बहराम उहराम भूलियो जाइए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब हम आते हैं बलबन। ये आ गया फिर कमाल का व्यक्ति। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा अलाउद्दीन मसूद शाह को हटा करके और नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। बलबन ने किसको बना दिया? नासिरुद्दीन महमूद को। अब पता है नासिरुद्दीन महमूद कौन है? नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। नासिरुद्दीन महमूद बलबन का दामाद है। कौन है नासिरुद्दीन महमूद जी? बलबन का दामाद है, जिसका नाम क्या है? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद ऐसा शासक था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। कर्पूरी ठाकुर वाला कहानी था कि 2 बार बिहार के सीएम रहने के बाद भी रहने के लिए घर नहीं था। तो नासिरुद्दीन महमूद बन गया था राजा, लेकिन अपना खर्चा कैसे निकालता था? टोपी सी करके। आप लोग को कहता लगता होगा जी झूठ लिखा, लेकिन ऐसा ही था बेचारा, तब तो लिखा गया है। और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया। ठीक है। अब बलबन कर तो दिया, उसको पता था कि बेटी का ब्याह कर देते हैं, दामाद कहीं कुछ चोरी चपारी करने लगेगा, होशियार हो जाएगा। ऐसा गुण नासिरुद्दीन महमूद में था नहीं। बलबन अपनी बेटी का ब्याह कर चुका था। ज़्यादा ईमानदार दामाद होने के कारण बलबन क्या हो गया? गुस्सा हो गया, कहीं दामाद तुम शासक नहीं, मैं ही बनूंगा तब राज चलेगा। तो क्या किया? बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान चिहलगामी, तो बलबन खुद बैठ गया गद्दी पर अब दामाद को हटा के। ठीक है। किस नाम से? गियासुद्दीन बलबन के नाम से। ठीक है। और ये मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली का रक्षा करने में सफल रहा। मंगोल के आक्रमण से दिल्ली का रक्षा कौन किया? बलबन किया। सीरी नामक नया नगर बलबन ने बसाया। कौन नगर? सीरी नाम का नया नगर बसाया। जानते हैं तुर्काने चिहलगामी कौन बनाया था? 40 गुलाम सरदारों का एक ग्रुप, आपको पता है खूब बढ़िया से, इल्तुतमिश। उसको बलबन ने क्या किया? ख़त्म कर दिया। ठीक है। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर नवरोज नाम का उत्सव मनाना शुरू किया। क्या मनाया? नवरोज नाम का तो उत्सव। तो पूछता है कि नवरोज उत्सव कौन शुरू किया था, तो क्या कहिएगा? नवरोज कौन शुरू किया था? बलबन। ठीक है। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह और रक्त का नीति का पालन किया था। कठोर लौह और रक्त का नीति कौन अपनाया था अपने विरोधियों के प्रति? बलबन ने। ठीक है।
और बलबन जो इतना तेज होने लगा, ठीक है, तो उसका जो दामाद था, तो नासिरुद्दीन महमूद ने अपने ससुर जी यानी बलबन को कहा, जो आप उलूंग खां हैं। क्या कहा? ससुर जी आप क्या है? मैं तो टोपी सी के जीवन गुजारता था, आपने हमको कुर्सी से हटा दे, लेकिन आप क्या हैं? उलूंग खां हैं। कौन सा उपाधि दिया? उलूंग खां। ठीक है। बलबन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक फिटिंग कराता था और तंदुरुस्त रखता था। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। ठीक है। और गुलाम वंश का अंतिम शासक शमफुद्दीन कैमुर्स था। कौन था अंतिम शासक गुलाम वंश का? शमफुद्दीन कैमुर्स था। तो मैंने आपको कंप्लीट गुलाम वंश पढ़ा दिया। अब मैं बात करता हूँ खिलजी वंश 1290 से 1320। गुलाम वंश के शासन को समाप्त करने के बाद 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश का स्थापना किया। कौन किया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश का स्थापना किया और इसने किलोखड़ी को अपना राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया? किलोखड़ी को। लेकिन फिर वही कहानी, इसका भी एक दामाद था जो भतीजा हुआ करता था पहले, बाद में दामाद बन गया। उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। तो प्रयाग जो है, प्रयागराज, उसके निकट एक जगह पड़ता है कड़ा मानिकपुर, वहाँ पे, ठीक है, उसके भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश का स्थापना हुआ। 6 साल के बाद 1296 में अपने ससुर जी का क्या किया? इसने हत्या कर दिया। कहाँ पे? प्रयागराज में, कड़ा मानिकपुर के निकट। और 1296 में 22 अक्टूबर 1296 से खिलजी वंश का शासक कौन बन गया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली और गुरसप्पा था। क्या नाम था? अली और गुरसप्पा। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थाई सेना का नींव डाल दिया। अब देखिए, सेना को क्या है, बगावत कब होती है? जब सही से वेतन न दिया जाए। बगावत कब होता है? जब नौकरी सही से मानदेय न हो। कैसे बिहार के शिक्षक सब देखते हैं जाके पटना में पढ़ रहता है। अब नीतीश कुमार कहे कि चलिए आपको हम परमानेंट टीचर बना देते हैं, ग्रेड पे दे देते हैं, 1 वेतन दे देंगे, पढ़ाएंगे चाहे नहीं पढ़ाएंगे, खुश तो रहबे करेंगे कि। तो इसने क्या किया? नगद वेतन देने और साथ में अस्थाई वेतन देने का नींव डाल दिया। बिहार सरकार वोट की राजनीति के चक्कर में बिहार के बच्चों को बर्बाद करने का कसम खा के बैठा हुआ है। प्राइवेट स्कूल के बच्चा 7 बजे सुबह में जाएगा, 2 बजे दिन में पढ़ के आएगा, लेकिन जो सरकारी स्कूल के मास्टर, उनका सवेरे नींद नहीं टूटता है, इसीलिए विधानसभा में हंगामा करके के पाठक के आदेश को बदलवा करके उनको 10 बजे जाना है और 4 बजे 3 बजे आएंगे। अब पुरनका कहानी शुरू हो रहा है, तब उनको मज़ा आएगा। 2 बजे 1 बजे बच्चा घर पे आ जाता तो खेलता कूदता बहुत सारा काम करता, तो उसको हटा दिया गया उस टाइम को। चलिए तो आगे बात करते हैं, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी सेना को कैसे टाइट रखता था? नगद वेतन देने लगा और अस्थाई सेना बनाया, परमानेंट नौकरी देने लगा, लोग खुश था। ठीक है। दिल्ली के शासकों ने अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल सेना थी। दिल्ली का जितना भी शासक पढ़ेंगे उसमें सबसे बड़ा सेना कौन रखा था? बताइए। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि बहुत सारे सैनिक सब में चिट फंड है, पैसा ले रहा है लेकिन पढ़ा नहीं रहा है, तो कैसे के पाठक पीछा कर रहा है, कर रहा है ना जी। तो इहो क्या किया कि अपने सेना में फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए घोड़ा दाग देता था। घोड़ा दाग के सब पर स्पेशल मार्क बनाता था, सैनिकों का हुलिया लिखता था, ताकि अलाउद्दीन खिलजी पूछे कि घोड़ा दागना और सैनिकों को हुलिया लिखने का काम कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी, ताकि फर्जीवाड़ा ना हो। तुमको अस्थाई नौकरी दिए, नगद वेतन दे रहे हैं, तो काम तो भाई करो ना, समझ रहे हैं। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। अच्छा बताइए, अलाउद्दीन खिलजी के समय क्या बड़का बड़का फैक्ट्री था मोदी जी के भांति? अडानी अंबानी था जी? नहीं ना था। कहाँ से पैसा देगा सैनिकों को इतना सारा पैसा, नगद वेतन, इतना बड़ा सेना? तो कहा कि मैं जो ज़मीन है ना उसमें जो टैक्स लूँगा, रेवेन्यू लूँगा, भू राजस्व लूँगा, वो सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा लूँगा, रिकॉर्ड तोड़। इसने 50% लेने का काम किया, 1/2%। तो भू राजस्व कितना लिया ही? 1/2% भू राजस्व लिया। समझ गए? तो सबसे ज़्यादा भू राजस्व सल्तनत काल में किसके समय लगाइएगा? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। दिमाग में आना चाहिए, क्यों? क्योंकि सेना को नगद वेतन देना है, अस्थाई नौकरी दिया हुआ है। ठीक है। इसने क्या किया, लूट का जो धन होता था उसको खुम्स कहते थे। तो लूट के धन में और शासक जो थे ना 1/4 लेते थे। 1/4 परसेंटेज से कितना हो गया? 1/4 को 100 से गुना कीजिए तो 25%। और सब कितना लेता था? 25%। ई लेने लगा 3/4, यानी कितना परसेंट? 75%। समझ गए? वहाँ से पैसा जुटाया, 2 हो गया। तीसरा काम इसने क्या किया,
बाजार में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया। मूल्य नियंत्रण प्रणाली, अगर महंगाई नहीं बढ़ेगा तो रोड जाम भी नहीं होगा। क्या? अगर महंगाई नहीं हो तो सरकार भी कभी नहीं गिरेगा। समझ रहे हैं? तो इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली शुरू किया। कहा कि जो भी व्यक्ति, जो भी बनिया, जो भी दुकानदार कम तौलेंगे अनाज, उनके शरीर से उतना मांस काट लेंगे। ऐसा अगर आज के सरकार में होने लगे तो बेईमानी तो पूरे जड़ से ही भारत से ख़त्म हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? मान लीजिए कोई दुकानदार 100 ग्राम कम तोला, 100 ग्राम मांस उसका शरीर से काट के फेंक देना है, बात खत्म। तो डर से कोई बेईमानी नहीं करता था। आप सोच लीजिए कि 1296 में ये बैठा, 20 साल तक शासन किया। कितना? 20 साल तक। और इसके समय में कोई दंगा नहीं हुआ और न ही किसी चीज़ का दाम बढ़ा। तो जैसे कैंटीन में सामान मिलता है फौजी लोगों को, अगर आप लोगों को भी मिलने लगे कैंटीन से तो कितना खुश रहिएगा सरकार पे। तो ऐसा ही सिस्टम लागू कर दिया था, दाम नहीं बढ़ता था, दाम फिक्स कर दिया था, सब सस्ता मिलता था, जैसे सैनिक को वैसे आम लोगों को भी। ठीक है। दक्षिण भारत की विजय के लिए इसका सबसे जो ईमानदार आदमी थे, इसका नाम था मलिक काफूर, उसको भेजा। किसको भेजा दक्षिण भारत की विजय के लिए? मलिक काफूर को। अब मलिक काफूर जब दक्षिण में गया तो समुद्र का दर्शन हुआ। तो मलिक काफूर फ़ोन लगाया, बोला कि देखिए अलाउद्दीन खिलजी मेरे राजा, बात ऐसा है कि समुद्र हम लोग पार कर दिया, अब दुनिया है ही नहीं, पूरा दुनिया जीत लिए। पूरा दुनिया जीत लिए? बोला कि हाँ, क्योंकि समुद्र है आगे तो कुछ है ही नहीं, पूरा दुनिया जीत लिए। तो इसको क्या कहा गया? सिकंदर सानी कहा गया, दूसरा सिकंदर कहा गया। किसको कहा दूसरा सिकंदर कहा गया? अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है। इसने जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और 1000 खंभा महल का निर्माण कराया। क्या कराया? जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और 1000 खंभा का महल बनाया। अलाई दरवाज़ा को बार बार पूछता है परीक्षा में, अलाई दरवाज़ा कौन बनाया? तो अ से अलाई, अ से अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने अपनाया था। सिकंदर सानी की उपाधि से बैठा था। क्यों बता दिए सिकंदर सानी, समझ गए आप? अलाउद्दीन ने मलिक याकूत को दीवाने रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नबीस नाम का अधिकारी वस्तुओं का क्या करता था? परमिट जारी करता था। ठीक है। सहना ए मंडी, यहाँ खाद्यान्न बिक्री के लिए आता था। खाने पीने का सामान बिक्री के लिए जहाँ आता था उस जगह को क्या कहा जाता था जी? सहना ए मंडी। सराय ए अदल, यहाँ शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल, ये सब खरीद बिक्री होता था। उसका नाम क्या था? सराय ए अदल। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी अगर आपको चाहिए, अगर आप चाहते हैं जो उसका जो इकोनॉमिक पॉलिसी था उसको और डिटेल से जाने, तो ज़ियाउद्दीन बर्नी की रचना तारीख़ फ़िरोज़ शाही पढ़िए। क्या पढ़ना होगा? ज़ियाउद्दीन बर्नी की रचना तारीख़ फ़िरोज़ शाही। इसके समय में खजाइनुल फुतूह का रचना अमीर खुसरो किए थे। VVI बुक है, पूछा हुआ परीक्षा में। खजाइनुल फुतूह का रचना कौन किया? अमीर खुसरो। रिहला का रचना कौन किए? रिहला का इब्न बतूता। रिहला का रचना कौन किए? इब्न बतूता। और फुतूह सलातीन का रचना इसामी किए। 4 बुक बताए हैं, याद रहना चाहिए। बताइए, जियाउद्दीन बर्नी का रचना क्या है? तारीख़ फ़िरोज़ शाही। खजाइनुल फुतूह किसका रचना है? अमीर खुसरो। रिहला किसका रचना है? इब्न बतूता। फुतूह सलातीन किसका रचना है? इसामी। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने के लिए इसने मुहतसिब यानी सेंसर और नाजीर यानी नाप तौल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अच्छा, 50% राजस्व लेता था, लूट के धन खुम्स में से 3/4 ले लेता था। क्या इतना पैसा से भी सेना को वेतन मिलेगा? खाना पीना होगा, जुगाड़ ठंडा जी नहीं होगा, और पैसा चाहिए। अब क्या करना है? तो राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सबसे पहले मिल्क, इनाम और वक्फ बोर्ड का ज़मीन, भारत में जानते हैं सेना के बाद सबसे ज़्यादा भारत में वक्फ बोर्ड का ज़मीन है, तब रेलवे का ज़मीन है। सुन के मेरा भी दिमाग घूम गया। वक्फ बोर्ड के पास ऐसा कानून है, मुसलमान का जो वक्फ बोर्ड होता है, जिस ज़मीन को बोल देगा हमारा हो गया, उस पर उसका कब्जा हो जाता है। अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आया था। तो वक्फ बोर्ड के पास बहुत ज़मीन था, उससे ज़मीन छीन लिया। बड़े बड़े जो लोगों को इनाम ज़मीन दिया गया था वो भी छीन लिया। सब ज़मीन को छीन के खालसा भूमि बना दिया। खालसा भूमि का मतलब क्या हो गया? सरकारी ज़मीन। तो इससे भी टैक्स होने लगा खूब। और कहा जी और गड़बड़ा रहा है पैसा कौड़ी, तो क्या किया इसने? जो दुधारू पशु, मान लें केकरो भैंसी 10 लीटर दूध कर रहा है, तो कहा जी तू टैक्स देगा। तो भैंसी 10 लीटर दूध दे रहा है तो 50 रुपये लीटर, 500 का दूध तो बेचिए रहा है। क्या? तो दूध मतलब जो होता था दुधारू पशु, उससे भी टैक्स लेने लगा। ठीक है। और घर और झोपड़ी जो कोई बना के रहता था उससे भी टैक्स लेने लगा। तो सोचिए कैसा जालिम था ये।
दुधारू टैक्स भी लिया, दुधारू पशु पर, घर और झोपड़ी पर भी टैक्स लिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, ठीक है, कई सारे अटैक हुए, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, छोड़िए। ये मर गया 1316 में। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ये बहुत महान था, तो इसका बेटा कैसा होगा जी, बताइए आप लोग, महाघटिया। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, इसका बेटा का नाम क्या था, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इतना सारा काम इसने किया। 1316 में ये मर गया, 1296 में बैठा था। कितना दिन शासन किया, 20 बरस हुआ ना। अब देखिए, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी इसका बेटा था। इसको एक तो रूम में बंद करके रखता था, बेटा को दुनिया देखने नहीं दिया। जब इसका बेटा दुनिया देखने के लिए अचानक राजा के गद्दी पर बैठा, तो दरबार में नंगा स्त्री और पुरुष का संगति पसंद करता था। तो नग्न स्त्री और पुरुष की तरह ही घूमने लगता था पगला के। कहियो कहियो क्या होता था, अपने घर वाली का साड़ी पहन करके और तेज प्रताप की तरह क्या होता था, दौड़ते दौड़ते आ जाता था पूरा, मतलब दरबारियों के बीच नग्न भी होकर के कहियो कहियो दौड़ता था, नंगे दौड़ने लगता था। ये सब इसका आदत देख करके, ठीक है। और क्या कहता था, मैं खलीफा हूँ। क्या कहा है, मैं ही खलीफा हूँ, मुझे कोई खलीफा का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो खुद को खलीफा भी कहता था। तो पूछेगा जो मुबारक खान ने क्या उपाधि लिया था, खुद को खलीफा कहता था। इसका यही हरकत देख करके इसका वजीर खुसरो खां को इसका खुशी नहीं पसंद आया, इसको मार दिया जान से। कौन मार दिया इसको, इसका वजीर खुसरो खां, और दिल्ली के गद्दी पे बैठ गया। और खुसरो खां जब बैठा तो कहा कि मुबारक खिलजी, मैंने तुमको मारा, तुम तो खलीफा खलीफा होता था, मैं खुसरो खां हूँ, तुमको मार दिया हूँ, तो मैं पैगंबर का सेनापति हूँ। पैगंबर मोहम्मद ने मुझे भेजा है तुमको मारने के लिए। और पैगंबर खान, खुसरो खां ने कौन सा उपाधि लिया, पैगंबर के सेनापति का उपाधि लिया। कंप्लीट हो गया। अमीर खुसरो के बारे में जानिए, परीक्षा में बार बार पूछता है। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। क्या नाम था, मोहम्मद हसन था। उसका जन्म पटियाली में हुआ था। अब ये बार बार परीक्षा में ऑप्शन में दे के विद्यार्थी को फंसाता है कि पटियाला, पटियाली। तो पटियाला पड़ता है कहाँ पे, पंजाब में, और पटियाली पड़ता है यूपी में। तो इसका याद रखिए, इसका जन्म हुआ था यूपी में। तो कहाँ जन्म होगा, पटियाली में, 1252 में। अब पता है, खुसरो जो है प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। किसका शिष्य था, शेख निजामुद्दीन औलिया का। और बलबन से लेके मोहम्मद तुगलक, MBT, पागल सुल्तान जो कहते हैं, बलबन से लेके मोहम्मद तुगलक तक के दिल्ली के सुल्तानों के दरबार में रहा, 6-7 सरदारों के दरबार में, ठीक है। इसे भारत का तोता कहा जाता है, तूतिए हिंद कहा जाता है। और इसको जानते हैं, सितार एवं तबला के आविष्कार का श्रेय जाता है। यानी भारत में सितार और तबला का आविष्कार करने वाला कौन है, अमीर खुसरो। इसे इन्होंने ही भारतीय संगीत में कव्वाली गायन को प्रचलित, कव्वाली होता है, कव्वाली, इधर से बैठ के उधर से बैठ के ताली बजा के जो रहता है, ओढ़न देते, क्या उसको क्या बोलते हैं जी, कव्वाली। तो कव्वाली का जनक भी कौन है, यही है भारत में। इन्होंने कई प्रकार के आधुनिक राग जैसे तिलक, साजगिरी, सरपादा आदि को प्रचलित करने का श्रेय है। इन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिंदी खड़ी बोली का जनक भी, ठीक है। बाजार नियंत्रण को करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कुछ पद बनाया गया था। दीवान ए रियासत, कौन सा पद था, दीवान ए रियासत। यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था देखता था। सहना ए मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था, जिसको क्या बोलते थे, सहना ए मंडी। बड़ीद होता था, बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था, बड़ीद। और मुनहियान व गुप्तचर होता था, जो गुप्त सूचना प्राप्त करने का काम करता था। तो आपने क्या क्या पढ़ा, गुलाम वंश और कौन सा पढ़ लिए, खिलजी वंश। आइए आप देखते हैं तुगलक वंश, 1320 से 1398। तो आपको पता है, जो खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति का उपाधि लिया था, किसको मार के, मुबारक खिलजी को, ठीक है। अब क्या हुआ, तो खुसरो खां को पराजित करके 1320 में गाजी मलिक कहिए या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक कहिए, क्या कहिए, गाजी मलिक कह सकते हैं आपका मन करे तो, नहीं तो क्या कहिए, तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली के गद्दी पे बैठा, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से, ठीक है। और गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में अमीर लोगों से अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, भूमि छीन लिया था, उसके भूमि को इसने लौटा दिया। और सिंचाई के लिए कुआं और नहरों का निर्माण, भारत में सिंचाई के लिए कुआं और नहरों का निर्माण
सबसे पहले करने वाला शासक कौन था? यही सा गयासुद्दीन ही था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक ही भारत में सिंचाई के लिए कुआं और नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक था। समझ में आया आपको? और इसने क्या किया? गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर बनाया। क्या बनाया? तुगलकाबाद नाम का नया नगर बनाया। दिल्ली में अभी भी तुगलकाबाद है। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग बनाया और इस दुर्ग को छप्पन कोट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? छप्पन कोट। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में हो गई बंगाल अभियान से लौटने के टाइम। ठीक है, बंगाल अभियान से लौटने के टाइम इसकी मृत्यु हो गई। कब? 1325 में। ठीक है, और जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर इसकी मृत्यु हो गई। जूना खां, जिसको इतिहास में बाद में हम किस नाम से जानेंगे? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। किस नाम से? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानेंगे। तो उसी के समय उसी के द्वारा बनाया गया लकड़ी के महल में दब के ये मर गया। ठीक है, गयासुद्दीन के समय उलूंग खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर अब बैठा। जब ये मर गया तो कौन बैठा गद्दी पे? वो बैठा मोहम्मद बिन तुगलक। कब बैठा? 1325 में। समझ गए? मध्यकालीन सभी सुल्तानों में, यानी जो मध्यकालीन भारत में हम पढ़ रहे हैं, इसमें जितना भी सुल्तान होगा, इसमें सबसे ज़्यादा शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति कौन था? यही था, जिसको जूना खां आप जानते हैं, उलूंग खां जानते हैं। इसको उलूंग खां भी नाम है, जूना खां भी नाम है और मोहम्मद बिन तुगलक भी नाम है। सबसे बड़ा विद्वान है ये। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजना के कारण इतिहास में स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा जाता है। इसने 4 अभियान अपने जीवन में शुरू किए, चारों अभियान में विफल रहा। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि हुआ। दोआब क्षेत्र क्या होता है? 2 नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। वहाँ इसने टैक्स बढ़ाया, वो भी विफल हो गया। राजधानी परिवर्तन करके दिल्ली से कहाँ ले गया? दौलताबाद, वो भी फेल्योर हो गया। सांकेतिक मुद्रा चलाया, वो भी फेल्योर हो गया। खुरासान और काचिल का अभियान किया, कराचिल का अभियान, वो भी क्या हो गया? इसका विफल हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के लिए, किसानों के विकास के लिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर एक कोही नाम का नया विभाग बनाया। एकदम रट जाइए, परीक्षा में कई बार पूछा है। अमीर एक कोही कौन बनाया? बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक बनाया अमीर एक कोही। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? देवगिरी में, और इसका नाम क्या रखा? दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में 2 पोशाक देता था, एक जाड़ा में, एक गर्मी में। कहा जाता है कि डाक प्रबंधकों के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताज़े फल खुरासान से और पीने के लिए गंगा जल मंगवाता था। ये कैसे? डाक प्रबंधन के माध्यम से। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा, फरिश्ता कहता है, और तांबा, बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के टंका के बराबर होता था। ठीक है, तो इसने जो सांकेतिक मुद्रा, इसका क्यों विफल हुआ? सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी इसने लागू किया था, तो ऐसा मुद्रा ये बनाया, सांकेतिक मुद्रा, कि लोग अपने घर में ही ये मुद्रा ढालने लगे और बाद में फर्जी रुपया का भंडारा लग गया। ठीक है, तो इसने क्या कहा? लोगों को कहा कि आप मेरा सांकेतिक मुद्रा जमा कीजिए, फर्जी वाला, और इसके बदले में तो जो भी मुद्रा मैंने जारी किया सांकेतिक मुद्रा मेरा दीजिए। मैं नोटबंदी कर दिया और बोला कि उसके बदले में मैं आपको सोना का सिक्का दूंगा। तो कहा जाता है जिसके दरबार के सामने कम से कम 10-20 ट्रक नकली मुद्रा का ढेरा लग गया। इतना लोग अपने घर में छाप लिया था। तो ये इसका योजना विफल हो गया। एडवर्ड थॉम्स ने इसे इतिहास में प्रिंस ऑफ मनियर्स यानी मनियरों का राजकुमार कहा है। एसएससी सीजीएल में ये प्रश्न पूछा है कि प्रिंस ऑफ मनियर्स किसको कहते हैं? तो क्या कहिएगा? मोहम्मद बिन तुगलक को। अफ्रीका का एक यात्री था, अफ्रीकी में एक देश है मोरक्को देश, वहाँ का यात्री इब्न बतूता इसके समय भारत आया था 1333 में। कौन आया था? इब्न बतूता। सुल्तान ने उसे दिल्ली में काजी का पद दिया और 1342 में अपना दूत बनाकर उसको कहाँ भेज दिया? चीन भेजने का काम किया। इस इब्न बतूता की रचना है रेहला। कौन रचना है? रेहला। इसमें मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकी का स्थापना, डाक व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है।
साथ में ही इब्न बतूता ने अपनी रहला में लिखा है कि नगारों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने का दृश्य है। इसके कथानुसार सती होने के लिए सुल्तान की अनुमति लेनी पड़ती थी। मोहम्मद तुगलक के समय जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था। इस पुस्तक का नाम तूती नामा था, जिसमें एक तोता एक ऐसी बिरहिनी नायिका को कहानी सुनाता था जिसका पति यात्रा पे गया हुआ था। ठीक है। मोहम्मद तुगलक ने जीन प्रभु सूरी को नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुला करके उनको सम्मान दिया था। किनको? जीन प्रभु सूरी को। और सिंध जाते समय मोहम्मद तुगलक का क्या हुआ? 1351 में थट्टा के निकट गोडाल में क्या हो गया? इनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में जो कुछ राज्य बने थे, जिसमें हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने क्या बनाया था? 1336 में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में स्वतंत्र बहमनी राज्य का नींव डाला। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में क्या बनाया? बहमनी स्वराज्य। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिल गई और उसको लोगों से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मुईद्दीन चिश्ती की दरगाह पे गया था और बहराइच में सालार मसूद गाजी के दरबार पे गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजुधन में शेख मुल्तान आदि की कब्र पर मकबरा बनाने का काम किया था। अच्छा, शेख निजामुद्दीन औलिया से जो है मोहम्मद बिन तुगलक का जो पहले का शासक था जिसका नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक, उससे क्या था? उसका झगड़ा चलता था। तो उसने कहा, कौन? गयासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक वंश का संस्थापक था, जब वो बंगाल से आ रहा था तो दिल्ली में आकर के बोला औलिया को, निजामुद्दीन औलिया को, कि मैं तुम्हें पीटूंगा, मैं तुम्हें सजा दूंगा। तो निजामुद्दीन औलिया बोला कि हुनूज दिल्ली दूर अस्ती, दिल्ली अभी बहुत दूर है, आप तो रास्ते में टपक जाइएगा। और कहा जाता है जिसके साथ मिल करके उसको मारने का प्लान बनाया गया और लकड़ी का जो वो बनाया था महल, जिसमें गिर करके कौन मर गया? गयासुद्दीन तुगलक मर गया। ऐसा इतिहास में चर्चा है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ फिरोज तुगलक की। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक जब ये मर गया तो हुआ 1351 में, और फिर दिल्ली में राज्याभिषेक किया दोबारा ये, और खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोममीन का उपाधि दिया गया। क्या दिया गया नाम? कासिम अमीर उल मोममीन। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज तुगलक ने अपने समय में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया। केवल 4 कर कहा कि मैं लूँगा। खराज लूँगा जो लगान होता था, खुम्स लूट का धन, जजिया और जकात लेने का काम किया। चार टैक्स मात्र। क्या? खराज, खुम्स, जजिया और जकात। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। अब देखिए, ये जो जजिया कर की बात है तो सबसे पहले 712 में जो आपने पढ़ा है हिस्ट्री में, 712 में कौन अटैक किया था सबसे पहले? बताइए। मोहम्मद बिन कासिम। उसी के समय जजिया कर शुरू हुआ था। कब जजिया कर शुरू हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम के टाइम में ही। लेकिन ये ऐसा था जिसने ब्राह्मण पर जजिया कर लेने का काम किया। तो पूछता है जब ब्राह्मण पर जजिया कर कौन शुरू किया था, तो क्या कहिएगा? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ने एक नया सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का कितना परसेंट होता था? 1/10%। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया, लेकिन सबसे पहले नहर कौन बनवाया? गयासुद्दीन तुगलक, है ना पता। फिरोज तुगलक ने 300 नया नगर बसाया। इसमें हिसार हो गया, फिरोजाबाद दिल्ली में, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख है। और इसके समय में टोपरा गांव यानी खिरीजाबाद में एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को उठा करके कहाँ लाया गया? दिल्ली लाया गया। और ये बड़ा ही महिलाओं यानी मुस्लिम अनाथ महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों का सहायता करने का काम करता था। तो उसने उनके सहायता के लिए दीवान एक खैरात बनाया था। कौन सा डिपार्टमेंट बनाया था? दीवान एक खैरात। तो पूछता है बार बार कि दीवान एक खैरात, जैसे अमीर एक को ही कौन बनाया था किसान के लिए? मोहम्मद बिन तुगलक, याद है ना।
तो दीवाने खैरात बनाने का काम कौन किया था? मुस्लिम महिला, विधवाओं और लड़कियों के लिए सुल्तान फिरोज तुगलक। इसके समय में सबसे ज़्यादा गुलामों का बहुत बड़ा शौकीन था, 1,80,000 गुलाम को रखा था। तो इसने गुलामों के लिए भी एक विभाग बनाया था जिसका नाम क्या था? दीवाने बंदगान। क्या था? दीवाने बंदगान। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत कर दिया। अगर इसकी आत्मकथा आपको पढ़ने का मन है, वैसे भी ग्रुप में आप लोग ज़्यादा क्लास पढ़ते नहीं है, तो इसका आत्मकथा पढ़िए खाली टाइम में। तब फतुहात ए फिरोज शाही पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा आपको? क्या पढ़ोगे अंकित? फतुहात ए फिरोज शाही। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज को अफीम को अपना क्या बनाया? संरक्षक बनाया। ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को इसने फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करा दिया। इसके समय में चांदी और तांबा का सिक्का जारी किया गया भारी मात्रा में, जिसको चांदी के सिक्का को नाम अर्धा दिया गया और तांबा के सिक्का का नाम बीख दिया गया। क्या दिया गया? बीख। ठीक है। इसकी मृत्यु 1388 में हो गई। फिरोज के काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से किया जाता है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला दुर्ग बनाया। फिरोज शाह कोटला मैदान भी इसी के नाम पर है। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। कौन था जी? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। कौन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। कहा जाता है इसका शासन दिल्ली से लेकर पालम था। बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है 4 साल 5 साल पहले कि दिल्ली से लेकर पालम तक किसका शासन था? तो क्या कहिएगा? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक का। किसका? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक का। तैमूर लंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 पे क्या किया था? दिल्ली पे अटैक किया था। तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। जैसे आपने देखा था चंगेज खां किसके समय अटैक किया था जी? इल्तुतमिश के टाइम में किया था ना। तो तैमूर लंग किसके समय अटैक किया था? तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में 1398 में। नासिरुद्दीन के समय में ही मली कुसरसक यानी पूर्वाधिपति की उपाधि से धारण करके एक हिजरा मलिक सरबर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया था। जौनपुर में स्वतंत्र राज्य का स्थापना कौन किया था? मलिक सरबर नाम का हिजरा। कौन था? मलिक सरबर नाम का हिजरा। अब हम बात करते हैं सैयद वंश। कौन वंश पढ़ते हैं? सैयद वंश। तो जानते हैं कि सैयद वंश 1414 से 1451। तो सैयद वंश का संस्थापक ख्रीज खां था। कौन था शासक? ख्रीज खां। तो आपको पता है कि तैमूर लंग अटैक किया था किसके समय में? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में। तो ख्रीज खां जो था उसने सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया और रैयते आला का उपाधि से ही खुश था। कौन सा उपाधि लिया? रैयते आला। क्यों? क्योंकि वो ख्रीज खां तैमूर लंग का सेनापति था और भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने ख्रीज खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक बना दिया था। तो ख्रीज खां हमेशा सम्मान करता था किसका? तैमूर लंग का। और उसके बेटा का नाम था शाहरुख, उसको समय समय पर टैक्स भेजता था। और ख्रीज खां 1421 में मर गया। ख्रीज खां का पुत्र का नाम है मुबारक खां। ख्रीज खां के पुत्र का क्या नाम जी? मुबारक खां। वो दिल्ली के गद्दी पे शाह के उपाधि से बैठा। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीक़ मुबारका शाही में सैयद वंश का जानकारी मिलता है। बोलेगा कि तारीक़ मुबारका शाही किसका पुस्तक है थी? तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी का सैयद वंश का जानकारी मिलता है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद का स्थापना कौन किया था? मुबारक शाह। सैयद वंश का अंतिम शासक आपको पूछे तो क्या कहिएगा? अलाउद्दीन आलम शाह। अंतिम शासक सैयद वंश का अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ख्रीज खां था। ठीक है। उसी प्रकार से आपको पूछे कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था तो क्या कहिएगा? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का अंतिम शासक तो नासिरुद्दीन महमूद शाह है ना जी। खिलजी वंश का पहला शासक तो क्या कहिएगा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्या? खिलजी वंश का स्थापना किया था। और खिलजी वंश का अंतिम कहे शासक तो कौन होगा? बताइए। तो मुबारक खां।
मुबारक खाता नांजीम खिलजी वंश का। आपको पूछे गुलाम वंश का स्थापना कौन किया तो कहिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन अंतिम कौन था? शम्सुद्दीन कैमुर्स था। आइए जानते हैं अंतिम वंश लोदी वंश। गुलाब खिले तो सांस लो, लोदी वंश पे आ गए ना जी अंत में लो, तो लोदी वंश। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाहगाजी के नाम से दिल्ली के गद्दी पे बैठा। कौन था? कौन सा संस्थापक जी? बहलोल लोदी। किस नाम से बैठा? बहलोल शाहगाजी के नाम से। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्का चलाया और अपने सरदारों को मकसद ए अली कहता था। यानी अगर इसका सरदार खड़ा रहता था ये भी क्या होता था? खुशी में खड़ा हो जाता था। बहलोल लोदी का पुत्र का नाम निजाम खां था। वो सुल्तान सिकंदर शाह की गद्दी नाम से दिल्ली पर बैठा गद्दी पे। कौन? इसके बेटा का नाम क्या था? निजाम खां। किस नाम से गद्दी पर बैठा जी? सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से। ठीक है, आपको पता है कि इसी सुल्तान सिकंदर शाह जो है, जिसको कि सिकंदर लोदी के नाम से जानते हैं, जो आगरा शहर आज आप देख रहे हैं आगरा शहर, उसको बसाने वाला कौन है? यही बसाया था आगरा शहर को। ठीक है, गुरुमुखी लिपि शीर्षक में, फारसी में गुरुमुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? सुल्तान लोदी ही था। इसको जाना जाता है आगरा शहर बसाने के लिए। ठीक है, उसके बाद भूमि के माप के लिए इसने गजे सिकंदरी चलाया था। क्या चलाया था भूमि के माप के लिए? ये गजे सिकंदरी चलाया था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फड़हंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़ दिया और उसके कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। ऐसा शासक था सिकंदर लोदी। मुसलमान महिलाओं को पीर और संत के मज़ार पर जाने पर रोक लगाया। मुसलमानों को तजिया निकालने पर रोक लगा दिया। गला के बीमारी के कारण ये मर गया और फिर इसका पुत्र इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। और आपको पता है जी इब्राहिम लोदी, हाँ, और जान जाइए सिकंदर लोदी ऐसा सुल्तान था जो हिंदुओं के त्यौहार होली में भाग लेता था। ठीक है, दिल्ली की मोठ मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री मियाँ भोइया ने बनाया था, दे दिया है। और इब्राहिम लोदी को जानते हैं 21 अप्रैल 1526 को इसका बेटा जो था बानीपात के प्रथम युद्ध में किसके हाथों मारा जाता है? बाबर के हाथों। और बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए कोई और नहीं दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चचा आलम खां ने निमंत्रण देकर के बुलाया था। ख़त्म हो गया आपका सल्तनत काल। कुछ सवाल है। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सल्तनत काल में क्या कहलाता था? सुल्तान। बलबन और अलाउद्दीन के समय में अमीर का कोई वैल्यू नहीं था, देखे थे ना। तो पूछेगा जब अमीर किसके समय प्रभावहीन हो गए तो क्या कहिएगा? बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। अमीर सबसे ज़्यादा खुशी था किसके समय में? लोदी वंश के समय में। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को कहा जाता था मजलिस ए खलबत कहा जाता था। क्या जाता था जी? मजलिस ए खलबत। और मजलिस एक खास में मजलिस ए खलबत की बैठक होती थी। बार एक खास होता था ना, बियर बार, बियर बार में सब बियर और पीता है, तो यहाँ बार एक खास होता था। सुल्तान दरबारी खान अमीर के साथ बैठता था, रईस सबको बुलाता था। बार ए आजम में सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भार पूरा करता था। वजीर जो होता था ना उसको प्रधानमंत्री कहा जाता, तो राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। आज का जो कैग होता है 148 अनुच्छेद में पढ़ा है ना कैग आपको, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, उस समय उसको मुशरिफ ए मुबालिक कहते थे। उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था उसको मजमुआदार कहते थे। कोषागार को देखता था उसको खजीन कहते थे। दीवाने अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख आरिज ए मुबालिक होता था। बताइए दीवाने अर्ज विभाग कौन बनाया था सेना के लिए? बलबन बनाया था। क्या याद रखना, अर्ज किया है सेना में जाना है तो सेना में बल रहेगा तब न जाइएगा जी। तो दीवाने अर्ज कौन बनाया था बताइए? बलबन। सदर ए सुदूर होता था धर्म विभाग का। काजी उल कजात होता था न्याय का अधिकारी सुल्तान के बाद। बरीद ए मुबालिक होता था गुप्तचर विभाग का। वकील ए दर होता था सुल्तान का व्यक्तिगत सेवा देखता था। दीवाने खैरात कौन विभाग था जी? दान विभाग। दीवाने बंदगान दास विभाग। दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग। ये तीनों कौन बनाया था? तीनों बनाया था लास्ट का विभाग फिरोज शाह
फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक। ठीक है। अब देखिए कुछ विभाग है, इस विभाग को रट जाइए, परीक्षा में खूब पूछता है। दीवाने मुख्त खराज, ये अलाउद्दीन खिलजी बनाया था, वित्त विभाग, फाइनेंस विभाग था। दीवाने मुख्त खराज, इसको रट जाइएगा एकदम, अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने कोही कौन बनाया था बताइए, कृषि विभाग। दीवाने कोही, कौसे कोही, कौसे कृषि, कौसे कोही, कौसे कृषि और मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने अर्ज, सेना का कौन बनाया था, अर्ज किया है सेना में जाना है तो बल रहेगा तब ना जाइएगा, तो कौन बनाया था, बलबन। और ये 3 विभाग, दीवाने बंदगान यानी गुलामों के लिए, दीवाने खैरात मुस्लिम अनाथ महिलाओं के लिए, और दीवाने इस्तिहाक पेंशन के लिए, तीनों कौन बनाया, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। लोक निर्माण विभाग का स्थापना फिरोज तुगलक ने किया था। लोक निर्माण विभाग, PWD, घर उड़ बनाने का जो है, कौन किया था, लोक निर्माण विभाग, फिरोज तुगलक। यह विभाग नहरों और सार्वजनिक भवन भी देखता था। सल्तनत काल में अनेक प्रांतों में बटा था, जिसे इक्ता कहते थे या सूबा कहते थे, और यहाँ के शासक को नायक या वली कहते थे। और इक्ता को जिला में बांटा गया था, जहाँ का प्रमुख सिकदार होता था, जो सैनिक अधिकारी होता था। अब देखिए, मुसलमानों से जो टैक्स लिया जाता था उसको क्या कहते थे, उस्र कहते थे। क्या कहते थे, उस्र। गैर मुसलमान से जो भूमि कर लिया जाता था, जैसे हम लोगों से, उसको खराज कहते थे। क्या कहते थे, खराज। मुसलमान से जो धार्मिक टैक्स लिया जाता था, संपत्ति का 40वां हिस्सा, उसको जकात कहते थे। क्या कहते थे, जकात। और फिर जजिया लिया जाता था गैर मुसलमानों से। लूटे हुए धन, खान अथवा भूमि में गड़े हुए खजाना में से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग जिस पर सुल्तान का अधिकार होता था, और शेष 4/5 भाग सैनिक रख लेते थे। देख लिए, यानी जो कोई लूटपाट का धन अगर सैनिक लाता था तो सेना बस, मालिक कितना लेता था, सुल्तान बस 20%, 80% दे देता था सैनिक सबको, जाओ तुम लोग माटो खाओ। लेकिन फिरोज तुगलक को छोड़ करके सब शासक 4/5 खुदे रख लिया। यानी फिरोज तुगलक ऐसा था जो 1/5 रखा, और सब क्या रखा, सब ने अपने रख लिया। सुल्तान सिकंदर लोदी तो गड़ा हुआ खजाना में से कभी कुछ लिया ही नहीं। ठीक है। सिक्कों को परगना में बांटा गया था। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी होता था, और मुशरिफ लगान को निर्धारित करने वाले अधिकारी होते थे। एक शहर या 100 गाँव के शासक की देखरेख अमीर ए सादा नाम का अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम में सबसे जो प्रभावशाली लोग होते थे उसको खुद कहते थे, छोटा जमींदार। और मुकद्दम होता था मुखिया, और गांव का एक पटवारी भी होता था। सुल्तान की अस्थाई सेना को क्या कहते थे, खास खेल। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था में अपनाया गया था। क्या अपनाया गया था, मंगोल सेना के व्यवस्था को। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाले मशीन को मंगलिक, ठीक है, और अरहाद कहते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त किया था। एकता प्रणाली कौन शुरू किया था, इल्तुतमिश। उसको ख़त्म कौन किया था, अलाउद्दीन खिलजी। 40 गुलाम सरदारों का भी बनाया था इल्तुतमिश, लेकिन उसको कौन ख़त्म कर दिया था, बलबन। लेकिन एकता को बलबन नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ख़त्म किया था। एकता प्रथा का दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने किया। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़ा तुर्की से, अरब से, रूस से मंगाया जाता था। हाथी बंगाल से मंगाया जाता था। ठीक है। सल्तनत काल कानून शरीयत, कुरान और हदीस पर आधारित था। मुसलमान कानून के 4 स्रोत थे, कुरान, हदीस, इजमा और कयास। सुल्तान दरबार में 2 बार न्याय करने के लिए उपस्थित होते थे। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहते थे। क्या कहते थे, मुक्ताई। भूमि के नाप जोप करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण किया जाता था। इसका शुरुआत कौन किया था, अलाउद्दीन खिलजी। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में सरकारी जमीन को कौन सा जमीन कहते थे, खालसा भूमि। अलाउद्दीन के दान में दी गई अधिकांश भूमि को छीन करके किस भूमि में बदल दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, खालसा भूमि में। सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी का टंका और तांबा का दिरहम पर आधारित था। देवल जो है उस समय अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह होता था। सल्तनत काल में पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन होता था तो क्या कहिएगा, देवल होता था, देवल। कंप्लीट आपका मध्यकालीन भारत का सल्तनत काल खत्म हो गया।